और इसी बीच जो खबर हम आपको बता दें कि सीएम त्रिवेंद्र रावत का हम जिक्र करेंगे, जिन्होंने सोमवार को दून अस्पताल से दिल्ली उन्हें लाया गया था और 18 दिसंबर को कोरोना संक्रमित होने के बाद होम आइसोलेशन में सीएम थे और हल्के बुखार की शिकायत पर दून अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टर्स की सलाह पर उन्हें सोमवार को दिल्ली एम्स लाया गया। और फिलहाल अभी तक जो जानकारी है वो ये कि वो ठीक है, एहतियात के तौर पर जो है उन्हें यहाँ रखा गया है। अठारह तारीख को देखिए मुख्यमंत्री ने कुछ मीटिंग्स की, उसके बाद तबीयत थोड़ी सी नासाज हुई, टेस्ट हुआ, रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, सिम्टम्स नहीं थे। हालांकि 4-5 दिन बाद जो है रिपोर्ट नेगेटिव भी आ गई कि वो ठीक है, लेकिन अब ये हुआ कि कुछ तब्दीलियां शरीर में महसूस करने लगे वो, और उसके बाद अब जो है उन्हें दून अस्पताल भर्ती कराया गया बुखार के बाद और अब एम्स में। पवन गौड़ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, कोई जानकारी आई मुख्यमंत्री की तबीयत को लेकर? देखिए जीनत, जिस तरह से आपको बताना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री की तबीयत फिलहाल ठीक है। डॉक्टरों के मुताबिक उनकी स्थिति जो है वो किसी भी तरह की चिंता करने की बात नहीं है। हल्का बुखार था उनको थोड़ी सी, लेकिन समस्या ये थी कि उनके चेस्ट में थोड़ा सा जो लंग्स हैं उनमें इन्फेक्शन थोड़ा सा पाया गया था। उसके चलते एहतियात तौर पर दून मेडिकल कॉलेज से उनको एम्स में शिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि यहाँ एडवांस जो है मशीनरी हैं जो किसी भी तरह की समस्या से निपटने के लिए तुरंत यहाँ क्रियाशील रहती हैं। तो उसके चलते उनको डॉक्टरों की सलाह पर यहाँ भर्ती कराया। डॉक्टरों ने तमाम तरह के चेकअप उनके किए हैं, सिटी स्कैन भी किया है चेस्ट का, क्योंकि इन्फेक्शन थोड़ा सा उसके अंदर दिखा रहा था। उसके बाद में ब्लड क्लॉटिंग आदि ना हो उसके संबंधित भी उन्होंने कई सारे टेस्ट किए हैं, लेकिन उनकी रिपोर्ट जो है अभी आना बाकी है। बाकी डॉक्टरों के मुताबिक कहना यही है कि कोई चिंता की बात नहीं है, बहुत हल्का उनको बुखार है, वो भी आराम से, हालांकि वो आईसीयू में है लेकिन ऑक्सीजन आदि उनको वेंटिलेटर सपोर्ट पे नहीं है, तो आराम से सिर्फ वो अगले 1 हफ्ते तक हो सकता है कि उनको यहाँ आगामी परीक्षण और स्वास्थ्य लाभ के लिए रखा जाए, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। यानी कि हम ये मान के चलें कि बामुश्किल वो 1 हफ्ते यहाँ पर और उसके बाद स्वस्थ होके जो है वापस जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत का दिल्ली एम्स में इलाज चल रहा है, लेकिन इससे पहले दून अस्पताल में एडमिट रहने के दौरान सीएम ने सभी मेडिकल स्टाफ का हौसला बढ़ाया जो कोरोना से डटकर मुकाबला कर रहे हैं। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद बुखार की शिकायत के बाद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत 18 घंटे दून हॉस्पिटल में एडमिट रहे और जब दून हॉस्पिटल से दिल्ली रवाना हुए तो उससे पहले हॉस्पिटल के सभी स्टाफ का हौसला बढ़ाया। सीएम ने कहा कि पूरा मेडिकल स्टाफ जान जोखिम में डालकर कोरोना के मरीजों का इलाज कर रहा है। वहीं सीएम के एम्स में भर्ती होने के बाद हर कोई यही प्रार्थना कर रहा है कि सीएम जल्द स्वस्थ होकर लौटे। देहरादून के रेस कोर्स के गुरुद्वारे में सिख समाज से जुड़े लोगों ने सीएम के जल्द ठीक होने की अरदास की। पातशाह जी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री दी देर होता दिल अरदास बेनती है, कृपा करना त्रिवेंद्र सिंह रावत नूं दरों करो तंदुरुस्ती देर होता दी दात बख्शनी। दिल्ली एम्स इसलिए ले जाया गया, उनका स्वास्थ्य बहुत ठीक है, सारी रिपोर्टें बहुत उनकी पॉजिटिव हैं, सब अच्छा है, लेकिन अधिक जितने हमारे डॉक्टर्स हैं उन सब का ये कहना था कि एक बार एम्स में चेकअप किया जाए मुख्यमंत्री जी का पूरा, और मुझे लगता है कि कल उनका पूरा चेकअप होने के बाद आज और कल में 2-3 दिन में वो फिर स्वस्थ होकर हमारे बीच में आएंगे। के मुख्यमंत्री माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी अस्वस्थ होने पर मेरी उनकी वार्ता अभी फ़ोन पे हुई, उनके स्वस्थ होने की कामना की और सभी संतों की तरफ से उनको आशीर्वाद दिया कि आप अतिशीघ्र स्वस्थ होकर के अपने कार्य में लग जाएं। साल 2020 खत्म होते होते उत्तराखंड में कोरोना के 90,000 केस सामने आ चुके हैं, जिनमें नेता, अधिकारी, डॉक्टर और आम लोग शामिल हैं। अब मामला सीएम की सेहत से जुड़ा है और इसलिए सरकार से लेकर प्रशासन तक की टेंशन बढ़ गई है। पूर्व सीएम हरीश रावत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सीएम के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को कोरोना हुआ और आज उन्हें जो है, आज जैसा आपने कहा कि दिल्ली एम्स में ले जाया गया, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि मुख्यमंत्री जो है वो शीघ्र स्वास्थ्य लाभ करें और जो दायित्व उन पर है, जो जिम्मेदारी उनकी है
उस जिम्मेदारी का वो आगे भी निर्वहन करें। 18 दिसंबर को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर तमाम नेता सीएम की सेहत में जल्द सुधार की दुआ कर रहे हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। कोरोना अपडेट की बात करें तो सोमवार को राज्य में कोरोना के 205 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 24 घंटे में 6 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। उत्तराखंड में एक्टिव केसेस की बात की जाए तो 5500 के पार पहुंच चुके हैं। देहरादून में 83, नैनीताल में 36 नए मामले सामने आए हैं। उत्तराखंड में कोरोना का अपडेट जो है वो हम आपको बता रहे हैं। और देखिए अब तो क्योंकि ये भी माना जा रहा है कि भारत में दूसरी स्ट्रेन आ गई है, 6 मरीज जो है उसके भी मिले हैं जिनकी पुष्टि हो गई है, हेल्थ मिनिस्ट्री ने कर दी है। यानी कि आप ये मान के चलिए कि एहतियात जो है वो जरूर बरतिए। सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें, मास्क की बात करें, ये जो बेसिक चीजें हैं वो जरूर आप फॉलो कीजिए। मामले कहीं से कम नहीं हो रहे हैं और ना ही आपको लापरवाही बरतने की जरूरत है। तो 205 नए मामले सामने आते हैं और 24 घंटे में 6 मरीजों की मौत भी हो गई है। और कुल एक्टिव केसेस की बात करते हैं, फिलहाल जो है 5500 हैं। आंखों को सुकून देती बर्फबारी की ये दिलकश तस्वीरें उत्तराखंड के चकराता से आई हैं। सोमवार को भारी बर्फबारी हुई तो चकराता के पहाड़ बर्फ से लकदक नजर आए। तो बिल्कुल चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। पहाड़ पर हुई भारी बर्फबारी के बाद उत्तराखंड का चकराता और चमकने लगा। बर्फबारी का आलम यह है कि जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। स्पेशल रिपोर्ट। आंखों को सुकून देती बर्फबारी की ये दिलकश तस्वीरें उत्तराखंड के चकराता से आई हैं। सोमवार को भारी बर्फबारी हुई तो चकराता के पहाड़ बर्फ से लकदक नजर आए। बाजार में लगभग 1 फीट तक बर्फ जम गई और ऊंचे पहाड़ों के हाल तो पूछिए मत। सिर्फ ये तस्वीरें देख लीजिए और कल्पना कीजिए कि इस वक्त चकराता का मौसम कितना हसीन होगा। चकराता और आसपास के इलाकों में बारिश बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। इससे पूरा क्षेत्र भीषण शीतलहर की चपेट में नजर आ रहा है। स्थानीय लोग थोड़ा परेशान जरूर हैं, लेकिन पर्यटकों की मौज हो गई है। लोगों ने नए साल पर चकराता जाने के लिए बैग पैक करने शुरू कर दिए हैं और इससे वहां के व्यापारी भी काफी खुश हैं। ग्रामीणों को घरों में कैद होकर अंगीठी या हीटर आदि के सहारे ठंड का सामना करना पड़ रहा है। वहीं प्रशासन और पुलिस भी अलर्ट मोड पर आ गई है। बर्फबारी के बाद पर्यटकों की संख्या में इजाफा होने की उम्मीद बढ़ गई है। बंद मार्गों को खोलने के लिए प्रशासन भी प्रयास करने लगा है, लेकिन लोगों में बर्फबारी को लेकर उत्साह कम होने का नाम नहीं ले रहा है। उम्र के हर वर्ग के लोग बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर उत्तरकाशी में सोमवार को जमकर जबरदस्त बर्फबारी हुई। ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फ गिर रही है तो निचले इलाकों में बारिश हो रही है। उत्तरकाशी में मोरी का सांकरी जाखोल क्षेत्र पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ है। नए साल का जश्न मनाने के लिए सांकरी जाखोल जो पर्यटक पहुंच रहे हैं वो तो बहुत खुश हैं। मौसम के करवट बदलती तस्वीरें लोगों को लुभा रही है और सांकरी क्षेत्र में पर्यटकों को बर्फबारी का सुंदर नजारा देखने को मिल रहा है। सांकरी और जखोल में सुबह से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। हालांकि जो टूरिस्ट हैं वो बहुत खुश हैं। के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कई लोग यहाँ पे पर्यटक आ रहे हैं, काफ़ी मात्रा में या घूमने के लिए लोग यहाँ पे आ रहे हैं। और इस बर्फ़बारी से जो है ये इस सीज़न का दूसरा या तीसरा आपका बर्फ़बारी है। और इस सीज़न में आप देख रहे हैं कि काफ़ी बर्फ़ वगैरह यहाँ पे गिर रही है और पर्यटकों को खूब मज़ा आ रहा है यहाँ पे। और काफ़ी लोगों को इससे राहत भी मिली है कि चलो फसल के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो उत्तरकाशी में बर्फबारी की वजह से ठंड बढ़ गई है और लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। हर्षिल घाटी में तापमान में भारी गिरावट की वजह से पेड़ों पर पानी भी बर्फ के रूप में जम गया है और गंगोत्री धाम में गंगा भागीरथी का जल भी जमने लगा है। स्थानीय लोगों की माने तो इस साल ठंड अभी और पड़ेगी। ब्रेक मत मारो यार भाई।
उन स्थानों पर संबंधित विभाग को BRO और इसी साथ NH और अन्य जो आंतरिक मार्ग हैं उनमें संबंधित रोड एजेंसी को निर्देश दिए गए हैं कि वो उक्त स्थानों पर आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करें, जैसे चूना डालना और JCB मशीन डिप्लॉय करना। तो ऐसे स्थानों पर विशेष एहतियात बरतते हुए लोगों से भी अपील की जाती है कि ऐसे मौसम में अवॉइड करें और रोड डिपार्टमेंट को कहा गया कि वो अपने मार्ग को सुचारू करने के लिए सुलभ रखें। राज्य के पहाड़ी इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है और ऐसे में टूरिस्ट को लेकर उत्तराखंड पुलिस ने गाइडलाइन जारी की है। सभी टूरिस्टों को नियमों का पालन करना होगा। कोई भी पर्यटक बर्फबारी के दौरान फंसे ना, इसके लिए SDRF और स्थानीय पुलिस को भी अलर्ट कर दिया गया है। उत्तराखंड में विंटर ट्रैकिंग और स्नो ट्रैकिंग के लिए हजारों सैलानी आते हैं। ऐसे में सैलानियों को सुरक्षा के लिए तैयारियां जो है प्रशासन ने कर ली है। सभी जनपदों को ये निर्देश दिए गए हैं कि ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू बनाए रखें, कोई भी जाम की स्थिति उत्पन्न ना हो। इसके अलावा जो कोविड के जो गाइडलाइंस हैं साथ साथ उसका भी पालन करवाने के निर्देश दिए गए। प्रदेश में साक्षरता को लेकर चलाए जा रहे अभियान का असर अब दिखने लगा है। अब 87% साक्षरता को 100% करने की तैयारी है, लेकिन कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड में 87% से ज्यादा लोग साक्षर हैं, जिसमें देहरादून का स्तर 85% है। साक्षरता को बढ़ाने के लिए 5 सितंबर से देहरादून जिला प्रशासन ने पढ़ो दून बड़ो दून योजना लॉन्च की, जिसका मकसद देहरादून को 100% साक्षर करना था। एक आंकड़े के मुताबिक योजना लॉन्च होने से पहले तक देहरादून में 25,000 लोग साक्षर नहीं थे और योजना शुरू होने के बाद ज्यादातर लोग साक्षर हो चुके हैं। और इसका सबसे ज्यादा फायदा चक्राता, कालसी, रायपुर जैसे इलाकों में दिखा है, जहां अब लोग नाम लिखने पढ़ने के साथ बैंक का फॉर्म भरना भी जान गए हैं। अच्छा काम किया, कालसी ने काफी अच्छा काम किया, डोईवाला भी अच्छा प्रोग्रेस दिखा रहे हैं। हमने ये बीड़ा उठाया था कि हम 26 जनवरी तक अपने जनपद के एटलीस्ट ग्रामीण क्षेत्रों को हम पूर्ण साक्षर करें। हमें अभी तक काफी सारे प्रधानों से लगभग अभी जो मुझे इन्फॉर्मेशन है, लगभग हमारी कुछ 70 ग्राम पंचायतें ऐसी हो चुकी हैं जिन्होंने प्रमाण पत्र दे दिया है कि वो पूर्ण साक्षर हो गई हैं। शिक्षा विभाग का मानना है कि लोग इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और इसमें कई संस्थाएं भी विभाग की मदद कर रही हैं और बच्चे भी अपने निरक्षर बुजुर्गों को साक्षर बना रहे हैं। काफी कुछ इसमें सफल हो चुके हैं और 80% से ऊपर हमारे कुछ क्षेत्रों में जा चुका है, जैसे चक्राता, कालसी और नगर क्षेत्र। इसमें जो सर्वे में हमारे पास निरक्षर आए थे वो लगभग 100% हो चुके। साक्षरता को लेकर देहरादून में चलाए जा रहे अभियान का फायदा लोगों को पहुंच रहा है। ऐसे में दूसरे जिलों में भी साक्षरता को लेकर विभाग तैयारी में है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। IIT रुड़की के वैज्ञानिकों ने आगामी 2021 में होने वाले कुंभ में भीड़भाड़ नियंत्रित करने के लिए ट्रैकर 24 नाम से एक ऐप तैयार किया, जो कि भीड़ को नियंत्रित करने में मददगार साबित हो सकता है। IIT के वैज्ञानिकों का दावा है कि ऐप फीचर में कई तरह के फीचर तैयार किए गए हैं, जिसमें हर की पैड़ी पर भी भीड़ की क्षमता कितनी है, कुंभ में कितने लोग पहुंचे हैं, कहां कहां जाम लग रहा है, साथ ही स्नान के बाद कुंभ क्षेत्र से कितने लोग लौट चुके हैं, सब ऐप के माध्यम से पता चल जाएगा। फिलहाल ऐप को लेकर हरिद्वार मेला प्रशासन ने बातचीत जो है वो शुरू कर दी और आपस में कोऑर्डिनेट भी कर रहे हैं। ये ट्रैकर 24 है, इसके अंदर किसी भी आदमी की लोकेशन कहीं पे भी हो, वो मतलब ज़रूरी नहीं मेला एरिया में, मेला एरिया के बाहर हो, सब उसकी लोकेशन आ जाएगी। फिर उसके बाद आप सर्वर से कोई भी क्वेरी देते हैं कि इस एरिया में कितने लोग हैं या कितने लोग घर वापस जा चुके हैं, कितने लोग अंदर हैं, डेट वाइज आप देखना चाहें लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वो सब आ सकता है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद सोमवार को पहली बार कोटद्वार पहुंचे बंशीधर भगत का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। कौड़िया से बाइक रैली निकाली गई, प्रदेश अध्यक्ष को नगर निगम के ऑडिटोरियम तक ले जाया गया। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने पहले कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की और फिर संगठन से जुड़े नेताओं और विधायकों के साथ बैठक की। भगत ने कहा है कि उनका लक्ष्य तो 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को तैयार करना है। लोगों को 2022 के लिए तैयार कर रहा हूँ। पहला मैं उनको डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियों को गिना रहा हूँ। जो कांग्रेस कहती है ना बार बार डबल इंजन की सरकार फेल हो गई, 1 लाख करोड़ रुपया डबल इंजन की सरकार ने उत्तराखंड को दे दिया।
उधर चंपावत में टनकपुर टू चंपावत बन रही ऑल वेदर सड़क में लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। दरअसल स्वाला के पास सड़क बनाने के दौरान पहाड़ी कटिंग होने से कमजोर हो चुकी है। पहाड़ी से लगातार बोल्डर और मलबा भी गिर रहा है और लोग जो है इस बात को नहीं समझ रहे। एनएच के अधिकारी भी मलबा हटाने की बात सिर्फ कर रहे हैं। ऊपर से ही दरार के कारण सिंक कर रहा है वो, और ये करीब 50 मीटर का पोर्शन है, तो मलबा आते जा रहा है तो उसे हटा रहे हैं। अब यही हो रहा है कि सब रिस्की तो हो रहा है, जब तक मलबा पूरे से अच्छे से साफ़ नहीं हो जाता है तब तक तो रिस्की है। और यहाँ पर इन्होंने सुरक्षा के लिए आदमी लगा रखे हैं। चंपावत नगर पालिका के ट्रंचिंग ग्राउंड में पिछले 5 दिनों से आग सुलग रही है। आग से उड़ने वाले धुएं ने नगर ग्रामीण क्षेत्र में धुएं की धुंध छा गई है। नगर पालिका की टीम और फायर ब्रिगेड की टीम लगातार पानी का छिड़काव कर रही है। हालांकि पानी छिड़काव के बाद आग पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन कूड़े के ढेर से निकल रहा धुआं अभी नगर पालिका प्रशासन के लिए मुश्किलें खड़े किए हुए है। पीरुमदारा में चल रहे अवैध खनन ने एक निर्दोष की जिंदगी ले ली है। मामला बड़ा राजपुरा का है, जहां एक बाइक सवार को खनन कर ला रहे ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी, उसकी मौत हो गई। गांव वालों का आरोप है कि घटना के बाद से खनन माफिया उन्हें डरा धमका रहे हैं। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग जो है वो ग्रामीण जरूर कर रहे हैं। पुलिस वालों को नहीं दिख रहा कि किसकी गलती है? पुलिस वालों को नहीं दिख रहा, उनका पापा खत्म हो गया, किसी का हस्बैंड खत्म हो गया है, दिखाई नहीं दे रहा इन लोगों को। गिरफ्तार हमारे सामने होना चाहिए अभी। मुझे अभी ना इंसाफ चाहिए मेरे पापा का। मेरे पापा खत्म हुए हैं, किसी को क्या पड़ी है, किसी को क्या पड़ी, मेरे तो पापा खत्म हो गए। ये लोग तलवारबाजी कर रहे हैं, मार रहे हैं मेरे भैया को। मुझे तो इंसाफ चाहिए अभी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आईआईटी रुड़की में एक कर्मचारी ने अपने खाते में 1 करोड़ से ज्यादा की रकम ट्रांसफर कर दी। आईआईटी प्रबंधन ने कमेटी बनाकर जांच शुरू की और आरोपी कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया। 11 दिसंबर 2020 को सिविल लाइन कोतवाली में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया था और इसके बाद कोर्ट ने 5 अधिकारियों पर भी केस दर्ज करने का आदेश दिया था, जिनके खिलाफ जल्द कार्रवाई होगी। उस संबंध में विधिक राय जानने के लिए जो हमारे विभाग के सरकारी अधिवक्ता हैं, उनके माध्यम से राय जानने के लिए पत्र भेजा गया है और विधिक राय आने के बाद में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। उधर देहरादून में कुछ ही समय में रकम को डबल करने का झांसा देने वाले कई गिरोह सक्रिय हैं। ऐसा एक मामला दून के डालनवाला में आया। यहां फ्यूचर मेकर लाइफ केयर नाम की कंपनी फर्जीवाड़ा कर रही थी। लोगों ने रकम दोगुना करने के नाम पर 13 लाख रुपए जो है वो दे दिए, लेकिन अब अचानक कंपनी फरार हो गई है, जिससे 3 सालों में दून में ऐसे 200 से ज्यादा केस पिछले 3 सालों में आ चुके हैं। इसमें से सिर्फ 25 मामलों की ही रिपोर्ट कोर्ट तक पहुंच पाई है। इकोनॉमी का एक सिस्टम होता है, फाइनेंस का एक सिस्टम होता है, ग्रोथ का एक सिस्टम होता है, तो उससे बाहर जाकर अगर कोई भी कंपनी आपको ऑफर दे रही है तो ये मान के चलिए कि वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसमें एक अनावश्यक एक जोखिम है और उससे हर आदमी को बचना चाहिए। पौड़ी के खिरसू ब्लॉक पोखरी ग्राम पंचायत में 2014 से 2019 के बीच मनरेगा योजना में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया, जहां प्रधान अपने परिवार के लोगों को मनरेगा का मजदूर दिखाकर सरकारी पैसे हड़प चुके थे। शिकायत पर प्रशासन ने जांच के बाद कार्रवाई की। अब बात कही है। में गए थे तो जांच में गए तो ये मालूम हुआ कि एक ही आदमी जो है मनरेगा में भी काम किया है और राजीविका में भी काम किया है। ऐसे प्रकरण आए हैं प्रथम दृष्टया और हम लोगों ने रिकॉर्ड उसके कुछ मंगवाए हैं। उधर टिहरी के लंब गांव में निर्माणाधीन पुल पर हादसा हो गया है, जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई। परिजनों ने कंपनी प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगा दिया है, कार्रवाई की मांग की है। असल में पिपलोगी के पास जलकुर नदी पर पुल बन रहा है। पुल में काम कर रहे बरेली का युवक एंगल से टकराकर गिर गया। अब कंपनी प्रबंधन इसे हादसा बता रही है। हॉस्पिटल प्राइवेट ले जाया जाता है। उधर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी देश की संस्कृति और सोच को अच्छी तरह समझती है। जब जब कांग्रेस कमजोर हुई है, देश कमजोर हुआ है। कांग्रेस मुक्त भारत की बात गलत है।
इस देश की इंद्रधनुषी संस्कृति को अगर कोई पार्टी अच्छी तरह से जानती है और ये देश अगर किसी पार्टी को अपना मानता है और अच्छी तरह समझता है तो वो है कांग्रेस पार्टी। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इन दोनों के बारे में अकेले नहीं सोचा जा सकता, एक के बिना दूसरा अधूरा है। आज भी कुछ लोग हैं ऐसा सपना देखने वाले, कांग्रेस मुक्त भारत का नारा बुलंद करने वाले, ये देश के खिलाफ सोच रहे हैं। ऐसी सोच ही भारत के खिलाफ है। जब जब कांग्रेस कमजोर हुई है, देश कमजोर हुआ है, ये इतिहास गवाही देता है। चुनौतियां बहुत हैं, आज भी चुनौतियां हैं, और कांग्रेस, हम सबको यह आभास है, कांग्रेस के हम सिपाही हैं, हम सबको यह आभास है कि जब जब हम में और देश की सोच में दूरी पैदा होती है, दोनों कमजोर होते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।